नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार को लेकर राहुल के बड़े दावे की। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। बंगाल में मचे बवाल की। देखेंगे नीट मामले में कैसे घिरी मोदी सरकार, कैसे महाराष्ट्र की महायुति सरकार में पड़ी दरार। जानेंगे नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेता ने किया क्या दावा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या बीजेपी राज में सुरक्षित है आम आदमी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महायुति ने 17 में से 6 सीटें निर्विरोध जीती। एमबीए को लगा झटका, बाकी बची 11 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग। बिहार में खान सर की कोचिंग पर हमले का मामला, कोचिंग सेंटर से हिरासत में लिए 2 गार्ड्स। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अखिलेश यादव ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा जो संतों तक की सगी नहीं वो भाजपा अब और नहीं। देश में मानसून ने दी दस्तक, केरल और आसपास के राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में भी दोपहर के बाद हुई तेज बारिश। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 13 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 74,360 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम ने उनके सफर पर ब्रेक लगा दिया और राहुल को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। लेकिन राहुल ने डिजिटल मोड में अपनी रैलियों को संबोधित किया। साथ ही जनता के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मोदी की कुर्सी जाने वाली है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मोदी सरकार जा रही है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट छिड़ गया है, यानी संस्थानों के अंदर ही संघर्ष शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेज आ रहे हैं, इंटेलिजेंस चीफ, सीनियर जुडिशरी, सब में संग्राम छिड़ गया है, यानी पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है। राहुल ने कहा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल के इन हमलों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सिस्टम के अंदर जारी उथल पुथल को सबके सामने खोलकर रख दिया, उसके बाद मोदी सरकार के भविष्य पर संकट गहराने लगा है। क्योंकि राहुल ने सरकार की नीतियों को लेकर इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां की हैं। वो लगातार देश में आने वाले आर्थिक तूफान को लेकर चेतावनी दे रहे हैं और उनकी बातें काफी हद तक सच साबित होती भी दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी उनके दावों को नकारती रही है, लेकिन उनके बयान राहुल गांधी पर उनके हमले उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। यही नहीं, खराब मौसम भी राहुल को जनता को संबोधित करने से नहीं रोक पाया। दरअसल कांग्रेस सांसद उत्तराखंड दौरे पर जा रहे थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया। खराब मौसम और तेज बारिश के कारण उन्हें पंतनगर से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। लेकिन राहुल ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने वर्चुअल मोड में जनता को संबोधित किया। उन्होंने अल्मोड़ा में उमड़ी भीड़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए फौज में उनके योगदान को सराहा। राहुल ने अग्निवीर योजना से लेकर वन नेशन वन पेंशन तक का जिक्र किया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड बहुत ही डायनेमिक स्टेट है। उत्तराखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ टूरिज्म है, इसलिए रोजगार होना चाहिए, एमएसएमईज बढ़नी चाहिए। मगर देश में फायदा सिर्फ अडानी अंबानी को हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी ही बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप जान चुका है और इसी ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से। जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं, आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। राहुल के हमलों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है, साथ ही ये दावा कर दिया है कि पीएम मोदी की कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। उसके बाद बीजेपी खेमे में टेंशन की लहर देखी जा रही है। बहरहाल राहुल की भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी, ये देखना होगा।
राहुल गांधी के दावे ने देश के सियासत में खलबली मचा दी है, तो पश्चिम बंगाल में भी उथल पुथल देखी जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के विधायकों ने ही ममता बनर्जी के फैसले को पलट दिया है। साथ ही ईडी सीबीआई की कार्रवाई ने भी ममता की चुनौतियां बढ़ा दी है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी को खत्म करने की साजिश रच रही है। तो क्या ढहने वाला है टीएमसी का किला? क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। टीएमसी नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों के बाद अब पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच विधाननगर नगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले टीएमसी के 58 विधायकों को समर्थन पत्र देने वाले ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा स्पीकर ने मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर मान्यता भी दे दी। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से शोभन देव भट्टाचार्य को विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया गया था। ममता ने ये आरोप भी लगाए हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ रही है। टीएमसी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। और अब जिस तरह ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी के अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। उसे देखते हुए ममता के सभी आरोप सच साबित होते नजर आ रहे हैं। अब तक ममता बनर्जी के खिलाफ 18 केस दर्ज होने की खबर है और ताजा मामला गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा है। कोलकाता में ममता ने कहा था कि उनके पास बांग्लादेश के उस्मान हादी की जान लेने की साजिश और उसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी है। उनके इस बयान पर सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने अपने बयान में देश के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया, जिससे ये मामला और संवेदनशील हो गया। उनके बयान को लेकर अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वहीं उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर तो सीआईडी और ईडी दस्तक दे रही है। फर्जी सिग्नेचर के आरोपों को लेकर अभिषेक के खिलाफ पहले से ही सीआईडी जांच कर रही है और अब ईडी ने भी उन्हें तलब कर लिया है। ईडी ने समन जारी कर प्राथमिक विद्यालय में भर्ती में अनियमितताओं के मामले में उन्हें 15 जून को पेश होने को कहा है। वैसे तो ईडी 2022 से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन अब जिस तरह उसकी कार्रवाई में तेजी आई है, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उधर कालीघाट पुलिस स्टेशन ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद सुरक्षा भी हटा ली है, जिसके बाद बीजेपी पर टीएमसी को कमजोर करने के आरोप और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। बंगाल में घमासान बढ़ता ही जा रहा है, तो नीट परीक्षा को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नीट परीक्षा में लगातार हो रही धांधली और पेपर लीक के विवाद के बीच झकझोर देने वाली खबर सामने आई। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली यह छात्रा आकांक्षा ने सदमे के चलते अपनी जान दे दी और इस घटना के बाद अब देश की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्षी दल अब सरकार को इस घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के विवाद के बीच एक बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली छात्रा आकांक्षा ने इस घटना से तंग आकर अपनी जान दे दी। आकांक्षा के पिता एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने बेटी के भविष्य के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का कर्ज लिया था। बेटी नागपुर में कोचिंग कर सके, इसके लिए पिता ने वहां खुद कुक की नौकरी तक कर ली। लेकिन इन सबका अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ। इस घटना के बाद अब देश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को चौतरफा घेर लिया है। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी लिखते हैं, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का कर्ज लिया और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। एक पिता जो कर सकता था उसने सब किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। ये दुर्घटना मोदी जी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, ना सुधार ना न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। इस गंभीर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा के विकसित भारत के नारे पर तंज कसा है। अखिलेश लिखते हैं, जब भाजपा के राज में विकसित भारत के झूठ का इतिहास लिखा जाएगा, तब क्या एक बेबस बेटी का ये आखिरी खत भी लगाया जाएगा? भाजपा समर्थकों से सीधी अपील, क्या ये पत्र भी आपकी आंखें नहीं खोल सकता है? इस मार्मिक घटना ने एक बार फिर देश की व्यवस्था, परीक्षाओं की शुचिता और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव समेत समूचा विपक्ष अब इस मुद्दे पर इंसाफ की मांग करते हुए सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिससे उस पर चौतरफा दबाव बन गया है।
नीट पेपर लीक को लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई है, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जारी खींचतान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में 18 जून को विधान परिषद के चुनाव होने हैं और उससे पहले महायुति में तनाव बना हुआ है। इस बीच एकनाथ शिंदे के नेताओं का आरोप है कि गठबंधन धर्म की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी के कुछ नेता ही शिवसेना उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना यूपीडी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक लेख ने महायुति की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेख में दावा किया गया कि नासिक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है। खबरें हैं कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता अंदर खाने ये तक कह रहे हैं कि विपक्षी उम्मीदवार जीत जाए तो भी मंजूर है, लेकिन शिंदे गुट का उम्मीदवार किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। बताया जा रहा है कि नासिक सीट शिंदे गुट के खाते में जाने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। इसी असंतोष का नतीजा है कि कुछ बाकी उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए हैं, जिससे मुकाबला और पेचीदा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी का एक वर्ग शिंदे गुट को इस सीट पर राजनीतिक बढ़त हासिल करने से रोकना चाहता है। यानी जिस महायुति को विपक्ष के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना था, उसी महायुति में अब सहयोगी दल एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाबराव पाटिल ने बीजेपी को सीधी तौर पर नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि महायुति के ही अधिकृत उम्मीदवारों को जिताने में मदद करें। अब्दुल सत्तार जो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके बेटे उम्मीदवार बने थे, अब उनका पर्चा पीछे ले लिया गया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की बात मानी है। जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी पर हमेशा से अपने सहयोगी दलों को दबाने और खत्म करने के आरोप लगते आए हैं, और अब ये आरोप एक बार फिर सच भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बता दें, एकनाथ शिंदे खेमा कम से कम 6 से 7 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन अंतिम फॉर्मूले में शिवसेना को सिर्फ 4 सीटें मिली। वहीं अजित पवार की एनसीपी को भी 3 की जगह केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। महायुति के अंतिम फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 17 में से 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 18 जून को होने वाले इन चुनावों में कुल 17 सीटों पर मुकाबला होगा। इनमें अधिकांश सीटों पर 6 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होना है, जबकि नागपुर सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। नतीजे 22 जून को आएंगे। बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और इस बीच आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में गए नहीं बल्कि ले जाए गए। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बीजेपी ने ऐसी सियासी जमीन तैयार की जिसके बाद वो नीतीश को एनडीए में शामिल कराने में सफल हो गई। तो वहीं विपक्ष के खेमे से बिहार की सियासत को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार अपनी मर्जी से एनडीए में नहीं गए थे, असल में उन्हें वहां ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि इसकी असली सच्चाई सही वक्त आने पर जरूर सामने आएगी। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब नीतीश कुमार के कुछ करीबियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े थे। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि ये सब नीतीश कुमार को डराने के लिए किया गया था। उन्हें यह मैसेज दिया गया था कि अगर वे एनडीए में नहीं आए तो उन पर भी गाज गिर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि नीतीश की विचारधारा कभी बीजेपी वाली नहीं रही। मनोज झा का कहना है कि शायद विपक्षी नेता पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी साजिश को समय रहते समझ ही नहीं पाए। एक इंटरव्यू के दौरान झा ने राहुल गांधी के नारे पर भी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि राहुल के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले नारे का मूल विचार और संदेश बहुत शानदार है। बिहार चुनाव में मिली हार पर मनोज झा ने माना कि पार्टी नेताओं के साथ साथ आम लोग भी इससे बहुत आहत है। राज्य का एक बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाह रहा था। चुनाव में भले ही आरजेडी को सीटें कम मिली, लेकिन पार्टी का जनाधार काफी बढ़ा है। उन्होंने चुनाव में कटे हुए वोट, महिलाओं के खाते में भेजे गए 10,000 रुपए और आगे 2 लाख देने के सरकारी वादों को हार की वजह बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज भी बिहार में आरजेडी ही सबसे बड़ा विकल्प है। आगे की रणनीति पर मनोज झा ने साफ कहा कि अब हमें आक्रामक तेवर अपनाने होंगे। नीट पेपर लीक और सीबीएसई में हुए गड़बड़ झाले ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। अब हमारी राजनीति सिर्फ चुनाव के समय नहीं होगी, हमें 24 घंटे मुद्दों पर सड़क पर उतरना होगा। जनता सड़क पर लड़ी जाने वाली इस लड़ाई को जरूर पसंद करेगी। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का ये आंदोलनात्मक तेवर बिहार की एनडीए सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है।
बिहार की सियासत में हलचल तेज है तो तमिलनाडु की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। खबर है कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई 5 जून को अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, जिसे लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीति पिछले कुछ सालों से जिस चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही वो चेहरा था के अन्नामलाई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई को बीजेपी ने तमिलनाडु में एक आक्रामक और लोकप्रिय नेता के तौर पर पेश किया था, लेकिन अब खबरें हैं कि अन्नामलाई पार्टी से अलग होने का मन बना चुके हैं। 2 जून को अन्नामलाई ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से चर्चा की। इसके बाद उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी अलग बैठक हुई। इस बैठक में अन्नामलाई ने बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में पार्टी छोड़ने की इच्छा जताई और इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और अब खबर है कि अन्नामलाई 5 जून को अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, जिसे लेकर बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद अन्नामलाई तमिलनाडु लौटने की तैयारी में थे, लेकिन एयरपोर्ट रवाना होने से पहले ही बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें दोबारा बुला लिया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अन्नामलाई चाहते थे कि उन्हें तमिलनाडु बीजेपी की कमान पूरी तरह सौंपी जाए और संगठन को अपने तरीके से खड़ा करने के लिए पर्याप्त समय और स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन बात नहीं बनी और अब उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने का फैसला कर लिया है। बीजेपी के लिए चिंता सिर्फ अन्नामलाई के जाने की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक नुकसान की भी है जो उनके जाने के बाद पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अन्नामलाई सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तमिलनाडु बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे और यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार उन्हें मनाने में जुटा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात, क्या बीजेपी राज में सुरक्षित है आम आदमी? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के एक होटल में आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई और अब ऐसी ही खबर बिहार से भी आई है, जहां एक अस्पताल में आग लग गई, जहां कई लोगों की जान चली गई और सरकार बस मुआवजे की खानापूर्ति में लगी हुई है। इन घटनाओं पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। पूछा जा रहा है कि क्यों हर बार दुर्घटना होने के बाद ही सरकार की नींद टूटती है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश होटल मामले में बड़ा अपडेट आया है। 3 जून को इस होटल में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ में लवकेश ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने माना कि आग लगने के वक्त वो अपनी कार से जलती इमारत के पास से ही गुजरा था, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो ना तो अपने घर गया और ना ही पुलिस को सूचना दी, बस शहर में यूं ही भटकता रहा। इस मामले की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले में अपडेट्स की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जिनमें से 5 टीमें फरार मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में है। सीएम रेखा गुप्ता ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। सरकार जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। फोरेंसिक टीम को जांच में होटल के कमरों से कुकिंग हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक सामान मिले हैं। शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सीएमओ की तरफ से की जा रही है। दिल्ली की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बिहार से भी आगजनी की खौफनाक खबर आ गई। मुजफ्फरपुर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे एक अवैध अस्पताल में अचानक आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। इस घटना के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। आरजेडी ने अपने पहले पोस्ट में सरकार को घेरते हुए लिखा, मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अवैध अस्पताल चल रहा था। इसमें आग लगने से कई लोग मारे गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देखिए। इस दुखद घटना पर वो बिना जवाबदेही के मुस्कुराते हुए दिल्ली घूमने निकल गए। न संवेदना व्यक्त की, न दोषियों पर कार्रवाई की बात की। एक मंत्री का ये आचरण शर्मनाक है। क्या हमारा बिहार ऐसा ही स्वास्थ्य मंत्री डिजर्व करता है? आरजेडी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। पार्टी ने अस्पताल का फीता काटने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया। आरजेडी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, किसी की आपराधिक लापरवाही से मासूम बच्चों की झुलसकर जान चली गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि सारे अपराध एक ही जाति के लोग करते हैं, उन्होंने ही सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल का उद्घाटन किया था। आज उन्हें भी जवाब देना चाहिए कि किस प्रलोभन में ऐसा किया। आज बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी दयनीय है, तभी तो मरीजों को अपनी संपत्ति गिरवी रखकर इन खून चूसने वाले निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यानी देखा जाए तो दोनों ही जगह बीजेपी का सीएम है और इन राज्यों से इस तरह की खबरों के आने से ऐसा लगता है कि बीजेपी को आम जनता की जिंदगी की जैसे कोई परवाह ही नहीं है। सवाल है कि क्या हर बार कोई दुर्घटना होने के बाद ही सरकार एक्शन में आएगी और क्या महज मुआवजा देने से इसकी खानापूर्ति हो जाएगी? अगर समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर इस तरह की कोई खबर कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।